अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी लाइफ में खुश में होंगे। और मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आपको हमेशा खुश और आबाद रखे। नावल शुरू करने से पहले छोटी सी माजरत चाहिए मुझे आप लोगों की कि मैं लास्ट 2 डेज जो है वो एपिसोड नहीं लेके आ सकी, इसलिए मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया था कि आप लोग इंतज़ार में ना रहें कि एपिसोड क्यों नहीं आ रही। वीकेंड की वजह से बहुत ज़्यादा मसरूफियत बढ़ गई थी तो मुझे मौका नहीं मिला रिकॉर्डिंग करने का। बहरहाल आज से फिर दोबारा से हम अपनी रेगुलर एपिसोड पे आएंगे। तो चलें जी, शुरू करते हैं। नावल का नाम है लम्स जुनून और इस नावल को लिखा है ज़ोया अली शाह ने। और इस नावल को देखने और पढ़ने वालों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये नावल पसंद आ रहा है तो कमेंट में बताएं मुझे। सिर्फ एक ही ज़्यादा एक दो लोग ही हैं जो ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं। और जो नई आने वाली ऑडियंस, हमसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप लोगों को नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाया करे। चलें जी। रोमान शाह की माँ की तदफीन हो चुकी थी। रोमान शाह की तड़प इस वक्त देखने वाली थी जब वो अपनी माँ को अपने हाथों से कब्र में उतार रहा था। उसके गिरते हुए आंसुओं ने तदफीन में आए हुए हर उस शख्स की आंख को नम कर दिया था। रोमान शाह शहर की मशहूर हस्ती थी, इसलिए घर में फातिहा कहने के लिए बहुत ज़्यादा लोगों का आना जाना हो रहा था। शामिर, अहमद, शाह, देव सब उसके पास ही बैठे हुए थे। आसम को भी रिहाई मिल गई थी। उसके अच्छे बिहेवियर की वजह से 4 महीनों के अंदर ही उसकी सज़ा ख़त्म हो गई। वो भी तदफीन में आए लोगों से मिल रहा था। रोमान शाह बहुत गुमसुम सा हो गया। वो बहुत बातें कम कर रहा था। उसकी नज़रों में एक खालीपन जिसको सब लोग महसूस कर रहे थे। मिरहा की हालत भी रोमान शाह से अलग नहीं थी। मिरहा ने रो रो कर अपना बुरा हाल कर रखा था। मिरहा को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था। दोनों बहन भाई खाने से अपना नाता तोड़े हुए थे। भाई फातिहा कहकर लोग तकरीबन अब जा चुके थे। मगरिब के वक्त रोमान शाह और शामिर एक साथ घर के अंदर दाखिल हुए। सामने बैठी हुई मिरहा तड़प कर उठी और भागते हुए आकर रोमान शाह के सीने से लग गई। भाई, आप अम्मी जान के बगैर कैसे रहेंगे? वो सिसक कर रोती हुई बोली। पता नहीं बेटा, अभी तो इस सवाल का जवाब मुझे खुद नहीं मिल रहा। बस मेरा बच्चा, सब्र से काम लो। ये अल्लाह की रज़ा है जिसके आगे हर बंदा बशर बेबस है। हमें अपने रब की रज़ा के आगे सर झुकाना है। अपनी बहन को गले लगाए बमुश्किल लफ्ज़ों का सहारा लेकर सब्र दिला रहा था जो कि अभी तक उसे खुद नहीं आया। वो मिरहा को कैसे दिलाता? घर में सब कुछ होने के बावजूद घर में एक अजीब सी वीरानी का माहौल था। मीरब जो इस वक्त बहुत दुखी थी मगर खुद को हौसला देते हुए वो खाने का इंतज़ाम करने लगी। दिल पर हाथ रख लें कहीं अटैक ना आ जाए। मैथ के टीचर को देखकर शिफा ने जिस अंदाज से आह भरी थी उसी पर माही ने कहा, यार सच में कितना हैंडसम है। अटैक तो आ ही जाना था अगर मैं दिल पर हाथ ना रखती तो। शिफा दिल पर हाथ रखकर बहुत अच्छी एक्टिंग कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? क्लास के अंदर दाखिल होते हुए मैथ के टीचर ने सब स्टूडेंट्स को सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम सर, हम सब ठीक, आप कैसे हैं? सब ने सिर्फ सलाम का जवाब दिया। सर ने सिर्फ सलाम का जवाब दिया। ये शफा थी, उसने सर का हाल पूछा। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक। लगता है आपने आज पहले दिन मेरी क्लास ज्वाइन की है। शिफा की जानिब देखते हुए कहा, जी सर, मैं लीव पर थी। मेरी आपसे पहली मुलाकात है। माई सेल्फ शिफा रमान। ओके गुड, सिट डाउन। जवाब देने के बजाय सर डाइस पर खड़े होकर स्टूडेंट्स को लेक्चर देने लगे। माई यार, सच में सर, कम अज कम और किसी फिल्म का हीरो ज्यादा लग रहा है। माही यार, सच में सर, कम और किसी फिल्म का हीरो ज्यादा लग रहा है। प्लीज़ स्टूडेंट्स लेक्चर के वक्त सिर्फ अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेट करें। प्रोफेसर ने खुसर फुसर की आवाज़ सुनकर माही और शिफा से कहा, जी सर। माही शिफा का पढ़ाई में कम ध्यान था और प्रोफेसर को देखने में ज़्यादा, जो लेक्चर देते हुए बेहद डैशिंग लग रहा था। ब्लैक कलर का कुर्ता शलवार सेम वेस्ट कोट के साथ पहने हुए उसका सफ़ेद रंग ब्लैक कलर में दमक रहा था। डार्क ब्राउन बाल जिनको जेल से सेट किया हुआ था, हल्की हल्की बियर्ड और नज़र के चश्मे को लगाए वो हैंडसम लग रहा था। डार्क ब्राउन बाल जिनको जेल से सेट किया हुआ था, हल्की हल्की बियर्ड और नज़र के चश्मे को लगाए वो हैंडसम लग रहा था। इस कॉलेज में इतना यंग टीचर पहली बार आया। एक तो यंग, ऊपर से खूबसूरत, ये दोनों ही बातें लड़कियों को हजम नहीं हो रही थी। मेरी जान, इस तरह रो रो कर तुम अपनी तबीयत ख़राब कर रही हो। देखो, अल्लाह ताला के आगे हम सब बेबस हैं। आने और ले जाने का वक्त उसने मुकर्रर कर रखा होता है। इसमें हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते सिवाय अल्लाह ताला की रज़ा में राज़ी होने की। शामिर मिरहा को अपने सीने से लगाए हुए सो गया था। सारे दिन की थकन और सफ़र ने इसको बहुत थका दिया था। रात के न जाने कौन से पहर शामिर की आंख मिरहा की सिसकियों और सीने पर गिरते हुए आंसुओं से खुली थी।
میر مجھے امی کی بہت یاد آ رہی ہے۔ میں تو آخری بار امی جان کو بالکل ٹھیک چھوڑ کر گئی تھی۔ میرا کی ملاقات اپنی ماں سے 4 مہینے بعد ہوئی، وہ بھی اس حالت میں جب وہ ہمیشہ کے لیے میرا کو چھوڑ کر اس دنیا سے جا چکی تھی۔ میری جان امی جان کہاں اپنے اتنے پیارے بچوں کو چھوڑ کر جانا چاہتی تھی؟ خدا کی یہی رضا تھی۔ صبر کرو، اگر میری جان تم صبر نہیں کرو گی تو رومان کے بارے میں سوچو، وہ تو ہر وقت امی جان کے ساتھ رہتا تھا۔ اس گھر کی ہر چیز اسے امی جان کی یاد دلائے گی۔ ہمیں اسے سنبھالنا ہے، وہ اس وقت بہت ٹوٹا ہوا ہے، اسے ہماری بہت ضرورت ہے۔ میرا پلیز تم خود کو تھوڑا سنبھالو۔ اللہ تعالیٰ کی یہی رضا تھی، ہم سب اس کی رضا کے آگے بے بس ہیں۔ رب کی رضا کے آگے مسلمان ہونے کے ناطے سر جھکانا ہمارا فرض ہے۔ اس کو اپنی باہوں کے گھیرے میں لیے اپنے سینے میں چھپائے وہ اپنی چھوٹی سی جان کے دکھ کو کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسے پتا تھا کہ میرا کا دکھ بہت بڑا ہے، مگر وہ سوائے تسلی دینے کے اس وقت کچھ نہیں کر سکتا، اس کے بس میں کچھ نہیں تھا۔ مگر میرا کا دکھ وہ دل سے محسوس کرتے ہوئے اسے اپنے سینے میں چھپائے ہوئے سلا رہا تھا، اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے اپنی محبت بھرے احساس سے نیند کی وادیوں میں لے گیا۔ میرا سونے لگی تھی جبکہ شامیر لیٹا ہوا رومان کے بارے میں سوچ رہا تھا، کیونکہ اس نے رومان شاہ کو آج سے پہلے اتنا ٹوٹا ہوا کبھی نہیں دیکھا تھا۔ شاہ آپ کہاں ہیں؟ میرو کب سے روم میں ادھر سے ادھر چکر لگاتے ہوئے شاہ کا انتظار کر رہی تھی۔ شاہ نے سب کی ضد کے باوجود بھی کھانا نہیں کھایا تھا۔ میرا کو زبردستی شامر نے کھانا کھلایا تھا۔ میرب کو اب شاہ کی بہت فکر ہو رہی تھی کہ وہ اس وقت کہاں ہے۔ میرب نے خود بھی کھانا نہیں کھایا تو وہ کیسے اپنے شاہ کو اتنی تکلیف میں چھوڑ کر کھانا کھا لیتی؟ پچھلے 2 گھنٹوں سے رومان شاہ کا انتظار کر رہی تھی، سب سو چکے تھے مگر میرب رومان شاہ کی فکر میں روم میں چکر کاٹ رہی تھی۔ رومان شاہ کہاں جا سکتا ہے؟ ایک دم سے اس کے دماغ نے کلک کیا تو وہ دروازہ کھولتے ہوئے تیز قدموں سے سیڑھیاں اتر کر امی جان کے روم کی جانب گئی۔ امی جان کا روم کھولتے ہی اندر سے آتی ہوئی سیٹیوں کی آوازیں سن کے میرب سمجھ گئی کہ اس کی امید کے مطابق رومان شاہ امی جان کے کمرے میں تھا، اپنی امی جان کے سونے والی جگہ پر بچوں کی طرح سر رکھے ہوئے اوندھے منہ لیٹا رو رہا تھا۔ اس کا پورا وجود اس کی ہچکیوں سے ہچکولے لے رہا تھا۔ وہ اس وقت بالکل ایک مضبوط مرد نہیں بلکہ ایک چھوٹا سا بچہ تھا جو اپنی ماں کے جانے کا غم برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ میرب اپنے شاہ کو اس طرح ٹوٹے ہوئے دیکھ کر تڑپ سی گئی اور اپنے شاہ کا نام لیتے ہوئے اس کے پاس بیٹھ گئی۔ میرب پلیز اس وقت تم چلی جاؤ، میں کسی سے ملنا نہیں چاہتا، مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ بنا سر اٹھائے میرب کی آواز پر رومان شاہ نے میرب کو جانے کو کہا۔ نہیں جا سکتی شاہ، میں آپ کو اس طرح اکیلے چھوڑ کر۔ آپ شاید بھول گئے ہیں، امی جان نے جاتے ہوئے مجھے یہ ذمہ داری سونپ دی تھی کہ میں آپ کو کہیں پر بھی اکیلا نہیں چھوڑوں۔ میرب بھی اپنے شاہ کی حالت دیکھ کر رو رہی تھی۔ میرب کی اس بات پر رومان شاہ نے سر اٹھا کے میرب کی جانب دیکھا۔ شاہ کی آنکھیں رو رو کر لال ہو رہی تھی، آنکھوں پر سوجن آنا شروع ہو چکی تھی۔ میرب نے آج سے پہلے شاہ کو اس طرح روتے اور تڑپتے کبھی نہیں دیکھا۔ امی جان کیوں چلے گی مجھے چھوڑ کر؟ کہتے ہوئے رومان شاہ بچوں کی طرح میرب کی گود میں سر رکھے اس کی کمر میں ہاتھ باندھے رونے لگا۔ آپ پلیز صبر کریں، اللہ تعالیٰ امی جان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، وہ اپنے شاہ کی پیٹھ کو سہلاتے ہوئے بول رہی تھی۔ بیا کو چائے کی طلب ہو رہی تھی۔ رات کے تقریباً 10:30 کا ٹائم ہو رہا تھا۔ بیا مووی دیکھنے میں مشغول تھی تو اسے ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا۔ تائی جان گھر پر ہوتی تو ہمیشہ ان کو ٹائم سے سونے کو کہہ دیتی تھی۔ آج موقع تھا تو بیا نے سوچا چلو کیوں نہ آج اپنی مرضی کی مووی ہی دیکھ لی جائے۔ مووی کا اینڈ چل رہا تھا تو اسے چائے کی طلب ہونے لگی۔ اس نے سوچا کیوں نہ مووی کے اینڈ میں چائے پیتے ہوئے اینڈ دیکھا جائے۔ گھر کی تمام ملازمت ہو چکی تھی تو بیا کو اچھا نہیں لگا کہ وہ کسی کو جا کر آدھی رات ڈسٹرب کرے۔ گھر میں اس وقت کوئی مرد نہیں تھا تو اس لیے بیا کو دوپٹہ لینا ضروری نہیں لگا۔ وہ بنا دوپٹے کے ہی بالوں کو ہلکا سا جوڑے نما باندھے اپنے روم سے نکل کر باورچی خانے میں آ گئی۔ جو مووی دیکھ رہی تھی اس کا سانگ گنگناتے ہوئے ساتھ میں اپنے لیے چائے بنا رہی تھی کہ اسے اپنی گردن پر گرم سانسوں کا احساس ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ ڈر کر چیخ میں مارتی، مقابل نے اپنا بھاری ہاتھ اس کے منہ پر رکھ کر اس کی چیخ کو بلند ہونے سے پہلے ہی بند کر دیا۔ ڈر گئی تایا کے ہوتے تو گھر میں بدماش بن کر گھومتی ہے۔ مقابل کی بھاری آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تو اسے آواز پہچاننے میں دیر نہیں لگی کہ وہ اس کا سائیں خرم تھا۔ سائیں آپ نے تو میری جان نکال دی۔ اپنے منہ سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے بیا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بولی۔ واہ، تو تجھے ڈر بھی لگتا ہے؟ اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے خود کے قریب کرتے ہوئے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ خرم کے منہ سے آتی ہوئی بدبو سے بیا نے ناک پر ہاتھ رکھ دیا۔ سائیں آپ نے شراب پی رکھی ہے؟ ہاں، کیوں؟ اس کا پینے کے لیے بھی مجھے تمہارے بھائیوں کی اجازت کی ضرورت ہے۔ خرم ابھی اپنے دوستوں کو چھوڑ کر ڈیرے سے واپس آیا تھا۔ آج ایک دوست کی سالگرہ تھی جس میں انہوں نے خوب باربیکیو کے ساتھ پیگ لگائے۔ آج اس کا ابا سائیں گھر پہ نہیں تھا تو اس لیے خرم نے دل کھول کر شراب پی اور گھر لیٹ آیا۔ گھر میں آتے ہی اسے کچن سے آتی کھٹ پٹ کی آوازوں نے اپنی طرف متوجہ کیا۔ اس نے جھانک کر دیکھا، سامنے کھڑی ہوئی بیا کو دیکھ کر اس کے دل نے پہلی بار اس کی قربت کی تمنا کی۔
وہ बचपन से उसकी मांग थी, मगर खुर्रम हमेशा उससे दूर ही रहता। एक तो इन दोनों की आपस में बनती कम थी और दूसरा वो उम्र में भी बहुत छोटी थी, इसलिए वो दूरी बना कर रहता। आज एक तो नशे की खुमारी थी, दूसरा वो उसकी मांग थी, घर में कोई ना था। ये सारी बातें उसे बिया के करीब ले आए। बिया इस तरह से खुर्रम ने कभी नहीं देखा था। हमेशा वो सर पे दुपट्टा ओढ़े हुए ही नजर आती, मगर रात के पहर हल्का सा बालों का जूड़ा बनाए हुए फ्रॉक के साथ कैपरी पहने दुपट्टे से बेनियाज खड़ी थी। खुर्रम इस वक्त 28 साल का था, जबकि बिया 17 साल की पूरी होकर इसी महीने 18 में कदम रख चुकी थी। उससे कहा अपनी जानिब हुआ तो उसके गले में पहनी हुई चेन पर खुर्रम की नजर गई, जिसकी दूध जैसी गोरी नाजुक सी गर्दन पर किसी तार की मानक चमक रही थी। खुर्रम ने आज से पहले बिया के गले में पहनी हुई इस चेन को कभी नहीं देखा था, क्योंकि बिया दुपट्टा ही हिजाब के स्टाइल में लेती थी। खुर्रम का हाथ बेख्तियार बिया की गर्दन पर गया। गहरी नजरों से देखते हुए उंगली से चेन पर लाइन खींचते हुए उसकी गर्म सांसें बिया के चेहरे पर पड़ रही थी। उसकी नजरों की तपिश से शर्माकर वो नजरें नीचे झुकाए हुए थी। वह बेख्तियार बिया की गर्दन पर झुकता चला गया। लबों के हल्के से लम्स से बिया के पूरे वजूद में सनसनी दौड़ गई। इस लब की गर्दन से टकराए तो बिया के पूरे वजूद पे बिजली की लहर लिपटी हुई महसूस हुई। वो इतने सालों से उसकी मांग थी, मगर आज उसने पहली बार बिया को छुआ था। बिया के लिए ये एहसास बहुत नया था। बिया को अपनी बाहों के घेरे में लिए उसकी चेन वाली जगह पर अपने लबों के नरम गरम लम्स छोड़ रहा था। साईं ये क्या कर रहे हैं? बिया घबरा कर उसके सीने पर हाथ रखते हुए पीछे हुई। उसकी कमर पर अपनी गिरफ्त बनाए हुए उसके इस अमल को नाकाम बना चुका था। इतनी नन्ही बच्ची तो नहीं कि तुम्हें पता ना चले कि मैं क्या कर रहा हूँ। साईं पीछे हटे, ये गलत है। उसको वापस अपने ऊपर झुकते देखकर बिया झटके से उसको धक्का देती हुई पीछे हटी। तो मेरी मांग है, इसमें गलत क्या कर रहा हूँ? और अगर तुझे गलत लगता है तो फिर गलत ही सही, आज गलत ही हो लेने दो। उसकी कलाई को पकड़ते हुए वापस झटके से अपने साथ लगा लिया। साईं छोड़े मुझे, मैं चिल्लाकर ताई साईं को बुला लूंगी। खुद को बड़ी चालाक चीज़ समझती है। तो इससे पहले मुझे अम्मा साईं का फ़ोन आया था कि वो आज रात नहीं आ सकेंगे। अपनी घनी मूंछों का ताव देता हुआ कैका लगाकर हंसा। बिया की ये चालाकी नाकाम हो गई थी। उसने सोचा कि खुर्रम घर पे नहीं था, तो उसे नहीं पता कि ताया और ताई घर पर नहीं है। अब और कोई डरावा देना है। उसकी कमर के दोनों तरफ हाथ रखकर उसे बच्चों की तरह ज़मीन से ऊपर उठाकर उसका चेहरा अपने मुकाबिल किया। गिरने के डर से पिया ने अपनी दोनों टांगें उसकी कमर के गिर्द लपेट ली। साईं छोड़े मुझे, वरना मैं चिल्लाऊंगी। अपने दोनों हाथ उसके कांधे पर रखे हुए उथल पुथल धड़कनों से धमकी दी। दिल खोल कर अपना शौक पूरा करो। तेरा साईं ऐसी धमकियों से डरने वाला नहीं। उसे इसी पोजीशन में उठाते हुए अपने कमरे में ले आया। दरवाजे को लात मारते हुए बंद कर दिया। खुर्रम के इरादे देखकर पिया की डर से जान निकल रही थी। पहले उसे लगा कि साईं सिर्फ उसे डरा रहा है, मगर दरवाज़ा बंद होने के बाद वो समझ गई कि वो सीरियस है अपने मूड को लेकर। उसे अपने किंग साइज बेड पर बैठाते हुए, जिस पर खूबसूरत मखमली चादर बिछी हुई थी, खुर्रम के कमरे को उसकी माँ ने बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया हुआ था। अपने गले से शॉल को निकालकर सोफे पर रखते हुए उसके चेहरे पर एक बहकी हुई स्माइल थी, जिसको देखकर बिया की जान निकल रही थी। वो फौरन से बेड से उतरी और भागकर रूम से बाहर जाने लगी। अभी रूम के हैंडल पर हाथ रखा ही था कि वो दो ही कदमों में फासला तय करते हुए उसे नाकाम बना गया। उसके दोनों हाथ ऊपर की तरफ पिन किए हुए उसे गहरी नजरों से देख रहा था। चेहरे पर अपनी फतह की खुशी अभी से झलक रही थी। खुर्रम इसमें उम्र में भी बड़ा था और जसामत में भी। वो गांव के जमींदारों का बेटा था। बचपन से ही दूध दही खाकर पला बड़ा, खालिद गजाओं से अच्छी खासी सेहत थी। उसके सामने बिया के बिल्कुल छोटी सी लग रही थी। साईं प्लीज़ मुझे जाने दें, बिया बच्चों की तरह कांपते होंठों से बोली। आज तक हक रखते हुए जानने ही तो दिया, आज तो नहीं जाने दूंगा। कुछ इस पर शराब के नशे की खुमारी थी, तो कुछ बिया के कवारे हुस्न का नशा, जो खुर्रम को पूरी तरह बहका रहा था। दरवाजे के साथ पिन किए, उसके जज्बातों की परवाह किए बिना, उसके इनकार को, मज़ाहमतों को नज़रअंदाज करके उसके लबों पर झुक गया। उसकी नाजुक सी पंखड़ियाँ, जिनको आज तक कभी किसी मर्द ने नहीं छुआ था, उस पर अपनी घनी मूँछों के तले छुपे अनाबी लब उसकी पंखड़ियों पर रखते हुए कैद कर गया। खुर्रम के लबों के पहले लम्स से उसके पूरे वजूद में बिजली की लहर दौड़ गई। वो इस तरह से अपनी तशनगी मिटा रहा था कि बिया की छोटी सी जान मुश्किल में पड़ गई। उसकी सांसें अटकने लगी। खुर्रम बेकाबू होने लगा और उसकी पंखड़ियों में ऐसा नशा था कि जिसे पीने के लिए खुर्रम उसे सांस तक लेने का मौका नहीं दे रहा था। उसकी उखड़ी हुई सांसों की परवाह किए बिना नमी के हर कतरे को बेरहमी से चूसते जा रहा था, जैसे उसने कसम खा ली हो कि पंखड़ियों से नमी के हर कतरे को चुरा लेगा। साईं मुझे जाने दे, वो रोने लगी थी। कैसे जाने दूं? तेरा यह हुस्न मुझे पागल कर रहा है, जिसको आज तक तूने मेरी मांग होते हुए वो मुझसे छुपा कर रखा। तेरे लिपटे हुए वजूद को तो तेरा साईं कभी देख ही नहीं सका। उसकी फ्राक के गले पर हाथ रखते हुए दो उंगलियों को फंसाकर नीचे की जानिब खींचा।
جسے قمیض کے گلے پر لگے ہوئے سارے بٹن ایک ہی جھٹکے سے ٹوٹ کر زمین پر گر گئے۔ بٹنوں والی ساری سلٹ کھل چکی تھی۔ جھٹکے کی وجہ سے سلٹ کے ساتھ تھوڑا سا گلا پھٹ گیا، جس سے اس کا خوبصورت دل کا سراپا اس کے سائیں کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ وہ تو پہلے ہی اپنے منہ زور جذباتوں کو روک نہیں پا رہا تھا۔ اس کا دودھ سے زیادہ گورا بدن، اتنا گورا کہ اس کے جسم پر چھوٹی چھوٹی نسیں بھی صاف نظر آ رہی تھی۔ کمرہ لائٹوں سے جگمگ کر رہا تھا۔ ایسے میں اس کا برہنہ وجود، اس پر گھر میں اکیلے ہونا، یہ ساری باتیں خرم کو اس کی جسم کی رعنائیاں لوٹنے کی دعوت دے رہی تھی۔ امی جان کو آج گزرے ہوئے 15 دن ہو گئے تھے، مگر گھر میں ابھی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ شاہ گمسم ہو گیا۔ شاہ کی آواز گھر میں بہت کم سنائی دیتی۔ وہ رات کو گھر اکثر لیٹ ہی آتا اور صبح جلدی ہی آفس چلا جاتا، جیسے جان بوجھ کر خود کو بیزی کر لیا تھا۔ کھانے کو بھی بہت بیزاری سے کھاتا، کیونکہ ڈائننگ ٹیبل پر جاتے ہی اسے امی جان کی کرسی خالی نظر آتی۔ اس کا دل پہلے لقمے سے ہی کھانے سے اچاٹ ہو جاتا۔ اچھی طرح ڈائٹ نہ لینے کی وجہ سے رومان شاہ کی صحت کافی گرنے لگی تھی۔ میرا بھی جہاں پر رک گئی تھی، وہ اپنی امی جان کے گھر پر رہنا چاہتی تھی، اور شامیر نے بھی اسے اس لیے چھوڑ دیا تاکہ وہ دونوں بہن بھائی ایک دوسرے کے زخموں پر مرہم لگا سکیں۔ وہ خود چوتھے دن ہی واپس لاہور آ گیا، کیونکہ اس سے زیادہ اسے چھٹیاں نہیں مل سکی۔ آج بھی روز کی طرح رومان شاہ بنا ناشتہ کیے ٹیبل سے اٹھ کر آفس جا چکا تھا۔ میرا اور میرا کے لیے اب یہ روز کی روٹین ہو گئی۔ میرا، میں کیسے تمہارے بھائی کو سنبھالوں، مجھے نہیں سمجھ آ رہی، رومان شاہ کے جاتے ہی میرب نے روتے ہوئے میرا سے کہا، کیونکہ اس وقت وہی تو تھی جس کو میرب اپنے دل کی بات کہہ سکتی تھی۔ میرا اور رومان شاہ کا غم ایک جیسا تھا، مگر میرا اپنے بھائی کے لیے خود کو سنبھال گئی، کیونکہ زندگی کے ہر موڑ پر رومان شاہ نے اپنی بہن کے ارد گرد حفاظت کی چار دیواری بنا رکھی تھی۔ یہ زندگی میں پہلا موقع ایسا آیا تھا جہاں رومان شاہ میرا کو کیا سنبھالتا، وہ تو خود اپنا آپ نہیں سنبھال سکا۔ وہ تو خود اندر سے ٹوٹ چکا تھا۔ جیسے جیسے دن گزر رہے تھے، امی جان کی کمی اسے اور بھی گلنے لگی تھی۔ کچن میں جاتا تو امی جان اسے ذکیہ سے کھانے کی باتیں کرتے ہوئے نظر نہیں آتی۔ روم میں جاتا تو امی جان بیٹھی ہوئی نظر نہیں آتی۔ امی جان کے جائے نماز کے تخت کو دیکھتا جو خالی اور ویران پڑا ہوا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر آتا تو وہاں پر امی جان کی کرسی خالی تھی۔ گارڈن میں جاتا تو امی جان کی وہ شام کی چائے پر روز باہر بیٹھنا، وہ وقت اب گارڈن میں ویرانی کا وقت نظر آنے لگا تھا۔ رومان شاہ نہیں بھول پا رہا تھا اپنی امی جان کو۔ درد ناسور بن کر اس کے اندر زہر بنانے لگا۔ اس لیے میرا اب اپنے بھائی کی خاطر خود کو نارمل کرنے لگی، کیونکہ یہ پہلا موقع تھا جہاں رومان شاہ کو سنبھالنے کے لیے میرا کی ضرورت تھی۔ میرا باپ اور بھائی کچھ دنوں کے لیے کنٹری سے باہر چلے جائیں، شاید بھائی آب و ہوا چینج ہونے پر بہتری محسوس کرنے لگے، بھائی کو اس ماحول سے دور لے جائیں۔ تمہیں لگتا ہے کہ شاہ کہیں جائیں گے؟ وہ نہیں جائیں گے، میں جانتی ہوں۔ ان کو تو اس وقت بات تک کرنا پسند نہیں، تو ایسے میں ان کو باہر جانے کے لیے کیسے مناؤں؟ تو میرا بھائی جہاں پر رہیں گے تو وہ ٹھیک نہیں ہو سکیں گے۔ یہ ماحول ان کو امی جان کی یاد دلاتا ہے، اور بھائی امی جان سے کس قدر اٹیچ تھے یہ ہم دونوں ہی جانتے ہیں۔ وہ دونوں رومان شاہ کے جانے کے بعد ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی ہوئی آپس میں رومان شاہ کی بہتری کے لیے ڈسکس کر رہی تھی۔ اگر تمہارے منہ سے آواز نکلی تو بیا سے زیادہ سختی کروں گا۔ بٹنوں کی ٹوٹی ہوئی سلٹ والی جگہ پر اپنے انابی لب رکھتے ہوئے زور سے دانت گاڑے تو بیا درد سے چیخ اٹھی تھی، سائیں آپ بہت گندے ہیں، جانے دے مجھے۔ روتے ہوئے تم خود کو چھڑوا رہی تھی۔ اسے دروازے کے ساتھ پین کیے ہوئے اوپر کی جانب اٹھا کر اس کے دل والا مقام اپنے چہرے کے مقابل لے آیا، جو گھبراہٹ سے اوپر نیچے ہو رہا تھا۔ اپنے لبوں پر اس کے دل کی دھڑکنوں کو محسوس کر کے اور سرشار ہو رہا تھا، جبکہ بیا اس وقت سائیں کے انداز سے بہت ڈری اور سہمی ہوئی تھی۔ بیا کو اس وقت ذرا سا بھی موقع ملتا تو یہاں سے بھاگ نکلتی، مگر وہ اسے موقع دے کہاں رہا تھا۔ اسے دروازے کے ساتھ پن کیے ہوئے اوپر کو اٹھا کر اپنے لبوں کی جسارتوں سے دو چار کیے ہوئے سسکنے پر مجبور کر رہا تھا۔ ظالم بن کر اس کی لبوں سے درد کی آہ تک بھی تو نہیں نکلنے دے رہا تھا۔ اسے اس طرح سے اٹھا کر بیڈ پر لا کر پٹکنے والے انداز میں لٹا دیا۔ سائیں نہیں، بیا اپنا برہنہ وجود لیے بیڈ پر پیچھے کی جانب سرکنے لگی، جبکہ وہ اپنے انابی لبوں سے مسکراتا ہوا کرتے کے بٹن کھول کر اپنا چوڑا کثرتی تیرا لیے اسے ٹانگوں سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچتے ہوئے اس کے اوپر گر گیا۔ اس کے وجود سے اس آدھی ادھوری فراق کو الگ کرتے ہوئے اس کے پورے خوبصورت جسم کی رعنائیوں کو جگمگاتے ہوئے روشن کمرے میں دیکھ کر مسکرایا، جیسے اپنی فتح کا جھنڈا گاڑنے لگا ہو۔ اس کی مزاحمتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کی پنکھڑیوں پر اپنے لب رکھتے ہوئے ان کو اپنی قید میں لے گیا۔ نمی کے قطرے کو آخری حد نچوڑ کر اپنے لبوں کو سرشاری بخشتے ہوئے اب اپنے لب بیوٹی بون پر لب رکھ کر گرم گرم لم چھوڑنے کے ساتھ اپنے دانتوں کی چوبن سے اسے ہلکان کر رہا تھا۔ وہ سسک رہی تھی، مگر وہ بحرم بنا اپنے دل کی پیاس بجھا رہا تھا۔ اس کے پورے جسم پر اپنے لبوں کی مہریں ثبت کرتے ہوئے اسے تڑپا رہا تھا۔
प्रिया जो एज में उससे 10 साल छोटी थी, इस वक्त उसे उसकी यही कम से उम्र उसे बहकाए जा रही थी। उसकी सिसकियों पर वो इस पर और भी काबज काबिज करते जा रहा था। उसकी सख्त सख्त शिद्दतों से वो रो रही थी, मगर वो नहीं रुका। उसके खूबसूरत जिस्म की रनाइयों से अपने रूह को सरशार कर रहा था। वो बेबस उसके लंबे चौड़े वजूद के नीचे पड़ी हुई थी। तेज सांसें और बिया की बढ़ती हुई सिसकियां इस बात की सबूत थी। वो अपनी फतह याबी पर ही मुस्कुरा रहा था। आखिरी सिसकी पर उसने अपने लब उसकी पंखुड़ियों पर रख कर बेरहम बनकर इस मासूम सिसकी को दम तोड़ दिया। मीरब, तुम मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादती की है। आज काफ़ी दिनों के बाद महक मीरब से मिलने आई थी। अम्मी जान के गुजर जाने के बाद महक काफ़ी बार आई, मगर उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो मीरब से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग सके। मगर आज उसने हिम्मत करके कह दिया, महक, तुम कोई भी बोझ अपने दिल पर मत रखो। मैं तुम्हें माफ़ कर चुकी हूँ। बस अब तो तुम हमारे लिए दुआ करो कि शाह अम्मी जान के जाने के गम से बाहर आ जाए। मीरब, तुमने बिला तमहीद बांधे उसे माफ़ कर दिया। मीरब, अगर तुम्हें और मीरा को बुरा ना लगे तो मैं एक आइडिया दे सकती हूँ, जिससे मुझे पूरी उम्मीद है कि रोमान इस सदमे से बाहर आ जाएगा। महक ने झिझकते हुए कहा, अरे यार नेकी, और वो भी पूछ पूछ, तुम हमें बताओ कि वो कौन सा आइडिया है जिससे तुम्हें लगता है कि शायद सदमे से बाहर आ सकता है। हाँ महक बाजी, आप बताएं, हम बिल्कुल बुरा महसूस नहीं करेंगे। मीरब के बाद मिरहा ने भी उनकी हाँ मिलाई। मीरब, मुझे ये कहते हुए बहुत शर्म आ रही है, मगर रोमान को सदमे से बाहर लाने का एक ही तरीका है कि तुम बेबी प्लान करो। ताई जान के जाने का घाव सिर्फ रुमान को अपनी औलाद ही भर सकती है। महक को ये कहते हुए शर्म इसलिए आ रही थी क्योंकि मीरब की गोद उजाड़ने में महक का ही तो हाथ था, वरना आज मीरब और रुमान शाह की औलाद को अम्मी जान देख कर जाती। थैंक यू सो मच महक, इतना अच्छा आइडिया देने के लिए। तुम शर्मिंदा मत हो, जो होना था वो हो गया, मगर आज जो तुमने मुझे मशवरा दिया है इसके लिए मैं हमेशा तुम्हारी शुक्रगुजार रहूंगी। मीरब अपनी जगह से उठकर महक के गले लग गई। मीरब की इस फराग दिली और उसके आला दर्द को देखकर महक को आज और भी शर्मिंदगी हो रही थी। वो कितनी मासूम दिल लड़की थी जिसके साथ वो अपनी बदगुमानी और बेवकूफ़ियों में इतना गलत कर गई। महक ने उसे बड़ी मोहब्बत से गले लगा रखा था। नहीं मीरा, तुम इस तरह थैंक यू करके मुझे शर्मिंदा मत करो। मेरे गुनाह बहुत ज़्यादा हैं। मैं इस थैंक यू की मुस्तहिक नहीं हूँ। नज़र झुकाई शर्मिंदगी से बोली, महक बाजी, आपको अपनी गलती का एहसास है, बस हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। अब प्लीज़ आप भाई को इस सदमे से बाहर निकालने में हमारी मदद करें। मिरहा ने महक को यूं शर्मिंदा देखकर कहा, हाँ महक, मिरहा सही कह रही है, हम सब पुरानी बातें भूल चुके हैं, आप भी भूल जाओ। बस प्लीज़, हमें कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, तुम हमारी हेल्प करो। मीरब ने वापस अपनी जगह पर बैठते हुए कहा, किस बात का मातम मना रही हो? उसकी सिसकी के आवाज़ पर उसके ऊपर विराजमान होकर लेटे और हमने गुस्से से उसके बुरहन्ना वजूद पर गहरी नज़र डालते हुए कहा, कहीं आपको शर्म नहीं आती मेरे साथ ऐसी गंदी हरकत करते हुए? सिसकियों के साथ रोते हुए उसके भारी वजूद को अपने ऊपर से हटाने की एक और नाकाम कोशिश कर रही थी, जो कि फजूल थी। वो अपनी जगह से हाफ इंच भी नहीं हटा। ओए, जबान संभाल कर बात कर, बीवी हो तुम मेरी, निकाह हुआ है मेरा तुम्हारे साथ, पूरा हक रखता हूँ तुम पर। इतने सालों अगर तुम्हारी कम से उम्र का लिहाज करते हुए अपने हक से दस्तबरदार रहा हूँ, तो इसलिए मेरे सर पर चढ़कर ज़्यादा बक बक मत करो। और वैसे भी मेरा कोई कसूर नहीं है मुझे बहकाने में। तुम्हारी इस शेन ने बड़ा अहम किरदार निभाया है। सात पर्दों में खुद को छुपा कर रखी हुई थी। अगर शोहर अचानक से तेरे इस खूबसूरत सरापे को देखेगा तो मेरी तरह पागल ही होगा ना। उसकी जिस्म की रनाइयों पर लबों को टच करते हुए दिलफरेब अंदाज से मूंछों को ताव देता हुआ मुस्कुराया। अपनी बीवी पर कोई इस तरह जुल्म करता है, जल्लाद कहीं के? उसकी सख्त शिद्दतों से टूटी हुई बिया ने गुस्से भरी नजरों से देखते हुए कहा, जो अब भी अपने आवारा लबों को रोक नहीं रहा था। वो जहां दिल चाहे अपनी मोहरें जब्त करते हुए गरम गरम लम्स छोड़ रहा था। अगर क्या जुल्म किया है मैंने? अगर तुम मेरी इन खूबसूरत दी हुई मोहरों की बात कर रही हो तो फिर जंगली बिल्ली मेरी तरफ भी देख। इसके ऊपर से थोड़ा सा उठते हुए अपने सीने की जानिब इशारा किया, जहाँ पर बिया के दिए हुए नाखनों की खरूचें साफ नजर आ रही थी। ये जिस तरह की साई आपने हरकत की है, इसके लिए तो ये बहुत कम किया है मैंने। आंखों को उसके कसरती सीने से हटाकर दीवार पर मरकूज करते हुए शर्मा गई। और ये कौन सी हरकत की है मैंने तो वही किया है जो हर शोहर अपनी बीवी के साथ करता है। मानता हूँ कि अपना हक वसूल करते हुए थोड़ा सख्ती वाला बर्ताव कर गया, क्योंकि नरमी वाली जबान से तुम कभी मेरे हाथ ना आती। बात करते हुए लबों को उसकी पंखड़ियों के साथ टच करते हुए मुस्कुरा दिया। ये अपनी हरकतों को छोड़कर आराम से मेरी बात सुने। लबों को टच करने को हरकत बोलकर गुस्से वाली नजरों से देखा। तेरी ऊ और तेरी हरकत की बहन की आंख, मैं तो इसी तरह से तेरी बात सुनूंगा। अब करनी है तो बोल, अगर नहीं करनी तो ये तकरार बंद कर मेरे साथ। वापस इसकी गर्दन पर छुपकर अपने लबों को सरशार करते हुए बोसों की भरमार कर रहा था।
आपने मेरा असर देखा है, क्या किया? उँगलियाँ तो मुझ पर उठेंगी ना। आप तो जब सुबह उठेंगे तो आपको साईं याद भी नहीं होगा कि शराब के नशे में आपने क्या किया है। उखड़ी हुई साँसों से तेज़-तेज़ जुमले बोलती हुई अपने दिल की बात को ज़ुबान तक ले आई। पहली बात कि मैंने नशा किया और शराब पीकर भी मेरे होश-ओ-हवास इतने कायम होते हैं कि मुझे पता हो कि मैंने क्या किया है। और दूसरा, सुबह उठकर मेरी कोई याददाश्त नहीं चली जानी जो मेरे को याद ना रहे कि आज की रात मैंने अपनी बीवी के साथ गुज़ारी है। और तीसरी बात, कौन है बहन का वो गाली देते हुए चुप कर गया। कौन है जो तुझ पर उँगली उठाएगा? बीवी है तू मेरी। अब्बा साईं शहर से आ जाते हैं तो तुझे रुखसत करवा के हमेशा के लिए अपने इस कमरे में और इस बेड पर ले आऊँगा। इस चीज़ की फ़िक्र ना कर तू। मेरी इज़्ज़त है, तुझ पर कोई भी हर्फ़ नहीं आने दूँगा। और रही तुम्हारे इस हशर की बात, तो कोई ना 1-2 दिन अपने इस हशर को अपने इस हिजाब में छुपा लेना। अब इसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तेरा ये खूबसूरत हुस्न मुझे पागल कर गया, जिसके नशे में सख्तियाँ कुछ ज़्यादा हो गईं। और इस बात की तेरा साईं माज़रत करता है। इसके वजूद पर उसके हाथों की उँगलियों के निशान, और कहीं पर दाँतों की मोहरें, तो कहीं पर लबों की गुस्ताखियों के निशान थे, जिनके बारे में वो कहते हुए मुस्कुरा दिया। उसे कोई शर्मिंदगी नहीं थी अपने दिए हुए निशानों पर। उसे लगता था कि उसका हक है और उसने सिर्फ वही हक इस्तेमाल किया है। बाकी का तो वो दुपट्टे के हिजाब में छुपा लूंगी, मगर ये जो मेरे गालों पर आपने वारदातें छोड़ी हैं, इनका मैं क्या करूं? उसके खूबसूरत नरम नरम गोरी गालों पर खुरम के दांतों के हल्की हल्की निशान वाजे हो रहे थे, जिनको वो सामने लगे हुए मिरर में बखूबी देख रही थी। इनको भी अपनी मलहम पट्टियों से छुपा लेना। वैसे भी तुम लोगों की मेकअप में इतनी चीज़ें होती हैं, काली दागों की मारी हुई लड़कियां भी गोरी सफ़ेद मेम लगती हैं, तो तेरे पास भी मेकअप की वो सब चीज़ें तो होंगी। इससे मेरे ये 2-4 निशान नहीं तो छुपा सकती। और दूसरा, कोई बात नहीं, अगर किसी ने देख भी लिया तो अच्छा ही है। पता चल जाएगा कि खुर्रम साई अपनी मंगते अपनी बीवी से कितना प्यार करता है। और तेरा वो ताया अब्बा भी देख ले, जो हर वक्त ये सोचकर घट घट मरता है कि पता नहीं ये खोता मेरी भतीजी से प्यार भी करता है कि नहीं। ये मोहरें देखकर तो अक्लमंद है समझ ही जाएगा। खुर्रम बोलने पर आता तो क्या क्या बोल जाता, ये तो उसे खुद भी अंदाजा नहीं होता था। साइयाँ बहुत तेज चीज़ है, आपके पास हर चीज़ का जवाब होता है, तो फिर मेरी एक बात का और जवाब दें। भैया, तेरा मसला क्या है? क्यों मेरे साथ सवाल करके कि मेरा दिमाग ख़राब कर रही हो? यहाँ पर कोई सवाल जवाब का कंपटीशन तो नहीं चल रहा जो तुम्हें आधी रात को ये शौक चढ़ा हुआ है? भैया के सवालों से खुर्रम चिढ़ गया। साईं, जो सवाल मैं आपसे पूछने वाली हूँ, इस सवाल को जानना मेरा हक है। अगर मेरी जगह पर आप होते तो मेरी ऐसी हरकत पर आप मेरी जान ले लेते। मैं तो सिर्फ एक सवाल करना चाहती हूँ। बिया बिया के सीरियस अंदाज पर खुर्रम ने अपने कान खड़े किए। उसे अंदाजा हो गया था कि बिया क्या पूछने वाली है। देख बिया, अगर तू इस इंस्पेक्टर की बीवी की अगवा वाली बात मुझसे पूछना चाहती है तो इसका जवाब मैं तुझे पहले ही दे दूं। मुझे उसकी बीवी में कोई इंटरेस्ट नहीं। हाँ, मगर वो एसीपी की वजह से जो सात पिंडों में मेरी थू थू हुई है, अब्बा साईं जो मुझे सुबह शाम उसके नाम से जलील करते रहते हैं, बस इसी जलन में मैंने उसकी बीवी का अगवा किया। वरना एक बात तू हमेशा याद रखना, मैं जितना मर्जी बुरा सही, जितना मर्जी गलत कर लूँ, मगर मैं कभी भी किसी की धी बहन की इज्जत कभी नहीं लूट सकता। मैं लानत भेजता हूँ ऐसे मर्दों पर जो किसी की धी बहन की इज्जत को लूट कर मर्दानगी दिखाते हैं। पर साईं, मैंने तो ये भी सुना है कि उस लड़की के साथ आपने ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। फिर वो क्या था? मुतलाशी नज़रों से देख रही थी। तो क्या तू इस एसीपी की यूं ही जाने देता? उसके सीने पर आग फूंकने के लिए कुछ ना कुछ तो मुझे करना था। और मैं ये बात अच्छी तरह से जानता था कि एसीपी अपनी बीवी से बड़ा प्यार करता है, और वो भीगी बिल्ली बहुत डरपोक है। इसलिए जब मैंने बाजारी उससे खींचातानी की तो वो बहुत डर गई, और उसकी हुलिये से ऐसे ही जाहिर करवाना चाहता था जैसे कि मैंने उसके साथ ज्यादती करने वाला हूँ। जबकि मेरी इस बात को लेकर अपने दोस्तों के साथ भी मुंह मारी हो गई थी कि इस लड़की के साथ कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। उस दिन खुर्रम ने अपने दोस्तों से यही कहा था कि सिर्फ उसको डराना धमकाना है और एसीपी की छाती पर आग लगानी है, ना कि उस लड़की को हाथ लगाकर गंदेपन पर उतरना है, जिसकी वजह से उसके दोस्तों के साथ लड़ाई हो गई जो एसीपी की बीवी के साथ ज्यादती करना चाहते थे। ताई, आप सच बोल रहे हैं। जो हकीकत थी मैंने तुम्हें बता दी है। अब तेरी मर्जी, तू इसको सच समझ झूठ समझ। मैं इससे ज़्यादा सीधे तरीके से तेरे सवालों का जवाब नहीं दे सकता। हाँ, मगर एसीपी के साथ मेरी जंग अब भी जारी है। उसने जितनी मेरी बेइज्जती करवानी थी करवा ली। अब मेरे और एसीपी की किसी बात के दरमियान भी अब तू मत बोलना। ख्वामखा तू मेरे हाथों जलील होगी। खुर्रम का लहजा खराब होने लगा था। वो गुस्से से बिया से दूर होने लगा था। जब बिया ने उसके गले में अपनी बाहों का हाथ डालते हुए उसकी भारी वजूद को हल्की से लर्जिश देते हुए खींचा, तो वो वापस उसके ऊपर गिरा। कहीं छोटी छोटी बातों पर मुंह मत बना लिया करें। मैं तो बस हकीकत जानना चाहती थी कि मेरे साईं ने अपना मुंह मेरे अलावा किसी और के साथ काला तो नहीं करवा रखा। वो शर्माने के साथ थोड़ा शरारती होते हुए आंखों को बंद किए बोली,
अच्छा तो फिर अगर तेरे साईं ने किसी के साथ काला करवाया भी होता तो क्या तू मुझे अपने पास आने से रोक सकती थी? आईब्रो को उठाकर एक हाथ से उसकी गर्दन को दबाते हुए हक जमाने वाले अंदाज से बोला। मैंने कब कहा कि मैं रोक सकती थी? अब मेरे साईं हैं, मेरे शौहर हैं, मैं आपको क्यों रोकूंगी? बिया खुरम से प्यार करती थी और ये भी सच था कि उसके निकाह में थी और इस वक्त वो कोई भी गलत बात करके मजीद उसका मूड खराब नहीं करना चाहती थी। बिया कोशिश भी मत करना बिया, अगर इतने सालों तक तुझ पर अपना हक नहीं जमाया तो ये मेरी बर्खदारी है, क्योंकि मुझे तेरी कम से उम्र का मुझे ख्याल था, वरना ऐसा नहीं है कि कभी मेरे ज़हन ने ये सोचा नहीं कि तुझे अपनी सांसों से ज़्यादा करीब कर लूँ। मैं तो आज भी ऐसा कुछ ना करता अगर तू किचन में इस में ना खड़ी होती। मैंने तुझे हमेशा लिपटे हुए दुपट्टे में ही देखा। आज पहली बार तेरा खुला हुस्न मेरे सामने आया तो सच में तेरा ये साईं तेरे हुस्न का दीवाना हो गया। अब तू अब्बा साईं के आने की देर है, दूर ना रह सकूंगा तुझसे। हाथ उसके वजूद की रनाइयों को छूते हुए वो गहरी नजरों से उसकी दिलकशी को देखकर लहजे को नॉर्मल करता हुआ फिर से उस पर झुकने लगा। साईं बस करें, अब मुझे जाने दे, रात के 2 बज चुके हैं। तो अभी रात बाकी है, अभी तो नहीं जाने दूंगा। आज की रात तो तुझे मेरी बाहों में ही गुजारने हैं। अभी तो अपने हक वसूल करने की सिर्फ मैंने शुरुआत की है। सारे हक वसूल कर लूँ, फजर के वक्त तुझे खुद छोड़ दूंगा तेरे कमरे में अपने हाथों में उठाकर, मगर अभी चुपचाप लेटी रह। अगर बोल सकती है तो वो मोहब्बत के अल्फाज बोल जो तूने अपने दिल में छुपा के रखे हैं। मैंने कौन से अल्फाज छुपा के रखे हैं? हैरत के अंदाज से देखते हुए बिया ने सवाल किया। तेरी और मानूर की बातें उस दिन मैंने सुनी थी, जब मानूर तुझसे कह रही थी कि तू मुझसे बहुत प्यार करती है। उसकी पंखुड़ियों को हल्के से दांतों से काटते हुए अपने सवाल के जवाब को मुंतजर था। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं नहीं करती आपसे प्यार। अपनी चोरी पकड़े जाने पर भी वो मचल कर उसके नीचे से निकलने की कोशिश करने लगी। हाय तुझे लगता है कि तू यूं मुझसे अपनी जान छुड़वा सकती है? तेरी ये चिड़िया की जितनी जान को मैं एक हथेली से मसल कर रख दूं। भैया मेरे साथ पंगे लेकर क्यों अपनी जान को अजाब में डालना चाहती हो? इस वक्त तो ये समझ के ये एक नाजुक सी हिरनी है जो कि शेर के पंजों में जकड़ी हुई है। जितना ज़्यादा तू तड़पेगी, भागने की कोशिश करेगी, इतनी ही तेरी जान को मैं मुश्किल करके रख दूंगा। तो बेहतर है कि इस भागने वाली कोशिश को छोड़ दे और मेरी बात का जवाब दे। मुझे पता है कि तू मुझसे प्यार करती है। ये बात अगर मैं उस दिन ना भी सुनता तब भी मुझे पता थी। आपको कैसे पता था? पिया ने हैरानगी से देखते हुए साईं के बेबाक हाथों को पकड़ लिया, जो बातों के साथ अपने मजबूत हाथों की हथेलियां उसके वजूद पर फेरते हुए अपने हाथों की हरारत से उसके बरहन्ना वजूद को झुलसा देने की हद तक पिघला रहा था। मिसिज रोमांशा, आप सोच लें ये बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है। मैंने सोच लिया डॉक्टर, मैं बेबी चाहती हूँ। आपने मेरा सारा केस हैंडल किया है, इसलिए आपसे बेहतर हमें कोई गाइड नहीं कर सकता। महक, मेरा और मीरब तीनों अपनी इस डॉक्टर के पास आई थी, जहाँ पर मीरब का मिसकैरेज केस हैंडल किया गया। इन तीनों ने रोमांशा को बताए बिना ही ये प्लान किया था कि वो डॉक्टर से मिलकर आएंगे। मिसिज रोमान, आपको शायद आपके शौहर ने बताया नहीं कि आपका आगे बेबी प्लान करना आपकी जान को खतरा हो सकता है, इसलिए उन्होंने अपनी लाइफ में कभी बेबी ना लेने का डिसीजन लिया था। मगर डॉक्टर, वो अकेले कैसे डिसीजन ले सकते हैं? ये डिसीजन तो हम दोनों का होगा ना। मैं बेबी चाहती हूँ। मेरे को अपनी जान की कोई परवाह नहीं थी। वो हर सूरत में अपने शाह को इस सदमे से बाहर निकालना चाहती थी, इसलिए डॉक्टर से बहस कर रही थी। देखिए मिसिज रोमान, आपके शौहर आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपको तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि वो औलाद पर आपको तरजीह दे रहे हैं। इसलिए आई एम सॉरी, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। मैंने आपके शौहर का पॉजिटिवपन आपके लिए देखा है। आप एक डॉक्टर होकर कैसे मुझे मना कर सकती हैं? क्या आप मेरी हेल्प नहीं करेंगी? मिसेज रोमान, मैंने आपको मना नहीं कर रही, मगर आपकी जान को खतरा हो सकता है। आपका मिसकैरेज बहुत ज़्यादा रिस्की था। आप अंदर से बहुत वीक हैं, इसलिए आप बेबी प्लान ना करें। आपके शौहर का डिसीजन बिल्कुल ठीक है और इस मौजू पर वो मेरे साथ हर तरह की बात कर चुके हैं। तो मैं कैसे आपको इजाज़त दे दूं कि आप बेबी प्लान कर लें? आप रात को रोज़ एक टैबलेट लेती हैं? जी, आपको पता है कोई चीज़ से रिलेटिव है? नहीं, मुझे तो नहीं पता। वो इसलिए है कि आपका आगे कोई बेबी ना हो, क्योंकि अगर आप बच्चा लेंगी तो आपकी जान को खतरा होगा। इसलिए आपके हस्बैंड ने हमसे बेस्ट टैबलेट लिखवाई थी। मीरब को याद आया कि हर रात शाह इसको एक टैबलेट खिलाते हैं। तो ये कह कर कि वो मिसकैरेज के बाद बहुत वीक हो गई और ये मल्टीविटामिन है। मीरब ने कभी कोशिश ही नहीं की ये देखने की कि वो कौन सी टैबलेट है। बस हमेशा शाह जिस भी मोड़ पर होते मगर वो टैबलेट खिलाना नहीं भूलते थे। हमेशा मीरब के मुंह में वो टैबलेट रखकर पानी हाथ में पानी के गिलास के लिए उसके सर पर खड़े होकर खुद खिलाते।
मीरब ने कभी वो टैबलेट का पता देखा ही नहीं कि वो कहाँ है और शाह कहाँ से निकालता था। मतलब कि अगर वो टैबलेट मैं ना खाती तब तक हमारा बेबी हो जाता। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो बेबी रोकने की टैबलेट है। मीरब के दिमाग में एक बात आई थी जिसको उसने डॉक्टर से बिल्कुल डिस्कस नहीं किया, मगर अब उसे पता था कि आगे से क्या करना है। इस सारे दौरानी में महक बेहद शर्मिंदा वहाँ पर बैठी हुई थी, क्योंकि आज मीरब की हालत की जिम्मेदार वही तो थी। वो अभी गाड़ी में आकर बैठी आपस में कुछ बात ही करने लगी थी कि मीरब के फ़ोन पर रुमान शाह की कॉल आने लगी। मीरब का तो दिल डर के मारे धक धक कर रहा था। एक तो शाह का इस वक्त अब कभी फ़ोन नहीं आया करता था, और दूसरा वो इस वक्त घर पर नहीं थी, और शाह को इस तरह चुपचाप करके निकलना इंतहाई बुरा लगता था। वो अपने घर की औरतों के मामले में बहुत पॉजिटिव था। वो ये चाहता कि घर की औरतें उसके साथ भाग जाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मीरब कहाँ हो? शाम में ज़रा महक की तरफ आई हूँ। मीरब ने घबराहट से जवाब सोचते हुए कहा, क्यों, तुम्हें महक से क्या काम था? शाह का लहजा नागवारी वाला था। शाह, वो घर का कोई ज़रूरी सामान लेना था तो मुझे और मिरा को आइडिया नहीं था, इसलिए हम लोग महक के साथ लेकर आ गई। पहली बात तो तुम्हें कुछ भी ज़रूरी सामान चाहिए था तो तुम ड्राइवर जकिया को पेश भेज कर मंगवा सकती थी, और दूसरी बात यह कि तुम्हें मुझसे कहना चाहिए था, और तीसरी बात यह कि मीरा तुम्हें और मेरा किसने मेरा को किसने इजाज़त दी कि तुम इस तरह बिन बताए घर से निकलो? शाह का लहजा इंतहाई गुस्से वाला था। मीरम ने तो कई दिनों से शाह की अच्छी तरह से आवाज़ तक नहीं सुनी थी, मगर आज शाह की पहले जैसी गरजदार आवाज़ सुनकर मीरब को तो विटामिन A B C D E F G सबकी कमी होने लगी। मीरब, मैंने कुछ पूछा है तुमसे। मीरा का जवाब ना आने पर रोमान शाह फ़ोन पर चिल्लाया तो इसकी आवाज़ मिरा और महक ने भी बखूबी सुनी थी, और हालत उनकी भी मीरब से अलग ना थी। शाह, सॉरी, मेरा मतलब है हम घर ही जा रहे हैं। शाह की धार से मीरब के हाथ से फ़ोन गिरते गिरते बचा। वो ड्राइवर को इशारा कर रही थी कि जल्दी से घर की तरफ निकले। 10 मिनट के अंदर तुम लोग घर पहुंचो, मैं भी आ रहा हूँ। और बहुत अक्लमंद औरत के साथ तुम लोग ग्रोसरी खरीदने गई जिसमें खुद दिमाग नहीं है, वो तुम लोगों को क्या आइडिया देगी? महक का नाम सुनते ही शाह आग बगोला हो रहा था। अपनी तारीफ को फ़ोन से बाहर आती हुई रुमान शाह की आवाज़ से महक सुन चुकी थी। महक को इन्होंने रास्ते में ही पढ़ते उसके घर के सामने उतार दिया, क्योंकि महक खुद भी नहीं जाना चाहती थी और मीरब और मिरहा भी उसे अपने साथ लेकर नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि शाह जिस कदर गुस्से में बोल रहा था वो घर पर जाएंगी तो माहौल कैसा होगा ये उनको खुद अंदाज़ा नहीं था। इसलिए उन्होंने महक को रास्ते में ही पड़ते उसके घर पर उतार कर सीधा घर का रुख लिया। मेरे जाने के बाद मेरे जाने के बाद जब तुम मेरे रूम में आकर अपनी इस खूबसूरत पंखड़ी से मेरी तस्वीर को पपियाँ करती थी, तो ये तुम्हारे सर पर जो कैमरा लगा हुआ है ना, इससे मैं रोज़ अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख लिया करता था। खुर्रम ने ऊपर लगे हुए कैमरे की जानिब इशारा किया। हाय, मैं मर गई तो इसका मतलब है इस वक्त भी हम कैमरे के अंदर नज़र आ रहे हैं। अपने आप को खुर्रम के नीचे छुपाती हुई अपने पुराना वजूद से शर्मिंदा हो गई। ना मेरी जान, तो मेरी इज्जत है, तुझे तो सिर्फ मैं ही अपनी आंखों से ही देखूंगा। कैमरा बंद है, परेशान मत हो। इसको अपने पाँव की हिरासत में लेकर अपने सीने में छुपाए हुए था। पहले भी वो कौन सा उसके नीचे लेटी हुई कुछ खास नजर आ रही थी। उसके लंबे चौड़े वजूद के नीचे छोटी सी बिया की जान तो पूरी तरह से छुपी हुई थी। खुर्रम की तसल्ली से बिया की जान में जान आई कि कैमरा बंद है। अब उसका ध्यान खुर्रम की बात पर आ गया। वो सच में खुर्रम के जाने के बाद जब उसके रूम की सफाई करती तो खुर्रम की रूम में लगी हुई बड़ी सी तस्वीर को देखकर उसका दिल अपने शोर की मोहब्बत में उससे ये खता रोज करवाता। वो तस्वीर में ब्लैक कलर का फुल सूट पहने हुए, गले में स्किन कलर की शॉल डालकर खड़ा हुआ, अपनी मूंछों को ताव देते हुए बेहद खूबसूरत और जाज़िब नज़र लग रहा था। बिया रोज़ अपने दिल से मजबूर उसकी तस्वीर को किस करती, इस बात से बेखबर कि जिसकी तस्वीर को वो रोज़ चूमती है उसकी इस हरकत को रोज़ वो अपने मोबाइल से पर रोज़ बड़ी दिलचस्पी से देखता है। बताओ भैया जी, अब तो तेरा झूठ पकड़ा गया है। अब या तो इकरार मोहब्बत कर लो या फिर झूठ की सज़ा भुगतने के लिए तैयार रहना। अब्बा साईं के आते ही रुखसती तो मैंने करवा लेनी है। मायने खेद नज़रों से देखता हुआ उसे धमकी दे रहा था। साईं, क्या सज़ा देंगे आप मुझे? यानी कि एक इकरार मोहब्बत नहीं करोगी, सज़ा जानना चाहती हो तो ठीक है, फिर तैयार रहना, सज़ा तो बहुत कड़ी मिलेगी। अब मुझे तेरा जवाब चाहिए भी नहीं, अब तू सज़ा ही भुगतना, और इकरार मोहब्बत करने पर तो मैं तुम्हें मजबूर कर दूंगा। अंदाज ज़िद्दी अंदाज में कहते हुए वो फिर से उसके ऊपर झुका और लबों की मोहरें सख्त करते हुए उसकी नाजुक सी जान को फिर से एक बार हल्कान करते हुए अपनी मर्जियां करता चला गया। उसके जिस्म पर गरम गरम लम्ब छोड़ रहा था और तड़पाने के लिए उसके दिल वाले मकाम पर अपने दांत काटते हुए उसकी जान निकाल गया। साईं, आप बहुत जालिम है, वो चीखी थी। साईं, तो ऐसा है और ऐसा ही रहेगा, हर बार ऐसे ही तुझसे अपने हक वसूल करेगा। खा पी कर तगड़ी हो जा, गंभीर आवाज में बोलकर अपने काम को जारी रखे हुए था। साईं, ना करे, और सिसक उठी। जब उसकी कमर पर पड़ते हुए बलों
गालों पर थाई ने अपनी उंगलियों की सख्तियां दिखाई तो वो उसकी सिसकियां और उसकी तड़प सुनकर और देख कहाँ रहा था। वो तो फिर से एक बार उसके कमसन हुसन की ताप न लाते हुए बहक चुका था। वो फिर से तेज सांसें करते हुए सिसकने लगी थी। साईं उसकी उंगलियों में उंगलियां फंसाए उसे बेड पर पिन किए हुए था। वो बच्चों की तरह टांगे मारते हुए उसकी कैसे आज़ाद होना चाहती थी। और उसकी कुछ देर की पहली वाली सख्त कुर्बत से वो अभी तक टूटी हुई थी कि साईं फिर से उसकी जान हल्कान करने पर तुला हुआ था। उसकी टांगों में अपनी टांगें फंसाए वो उसकी टांगों को पिन करके उसको उसको साकित कर गया। उसके लबों पर लब रखते हुए उसकी शिद्दतों की सख्तियों से निकलने वाली सिसकियों को लबों की जंबिश से बंद कर चुका था। वो उसकी बीवी थी, यही गरूर लिए उसके वजूद की हर रनाई से अपना हक वसूल कर रहा था। टर्न टर्न टर्न। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी जान कहाँ थी? मीरा ने भागकर फ़ोन कान को लगाया। वो वॉशरूम में फ्रेश हो रही थी जब से बाहर से फ़ोन की आवाज़ आई। जिस तरह फ़ोन बार बार आ रहा था उसके दिल ने आवाज़ दी कि ये फ़ोन उसके मीर का है। मीर मैं फ्रेश हो रही थी इसलिए आपका फ़ोन देर से उठाया। अपने मीर की मिठास से भरी हुई आवाज़ सुनकर मीरा के दिल ने एक बीट मिस की। मीर की मोहब्बत ऐसे थी जैसे कि खालिद शहद जो वक्त के साथ साथ जितना ज़्यादा पुराना होता है इतना ही फ़ायदेमंद और लजीज। मेरी जान ने रात को मेरा फ़ोन नहीं उठाया, तबीयत ठीक थी, मेरे सर में दर्द था। मीर मैं टैबलेट खा के सो गई थी। सॉरी मुझे आपके फ़ोन का नहीं पता चला। मेरी जान सॉरी कहने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे फ़ोन ना उठाने पर मुझे फ़िक्र हो रही थी, सिर्फ इसलिए पूछा। कोई बात नहीं, अगर सो गई थी तो आज बहुत दिन हो गए हैं, अगर कहना ही है तो सॉरी के अलावा कुछ और बोल दो जिससे मीर के दिल की धड़कनों को सुकून की वजह मिल जाए। तुम्हारा मीर बहुत दिनों से अपनी जान से दूरी का हिजर झेल रहा है। क्या बोलूं? धीमे लहजे में मुस्कुराते लबों से पूछा। मेरी जान को अच्छी तरह से पता है कि मीर क्या सुनना चाहता है। मेरी जान अब तो इस शर्म को थोड़ा पीछे कर दो, बहुत दिनों से मुझसे दूर हो, प्लीज़ बोलो जो मैं सुनना चाहता हूँ। लहजे में खुमारी मीरा के दिल की धड़कनों को तेज करने की वजह बढ़ रही थी। आई लव यू। फोन पर ही मीरा का चेहरा इस तरह से ब्लश कर रहा था जैसे कि मीर बिल्कुल उसके सामने खड़ा हो, मगर उसने कह दिया वो अपने मीर को और नहीं तड़पा सकती थी। आई लव यू टू मीर की जान। ये दूरी कांटे नहीं कट रही मिरा। मुझे घर अच्छा नहीं लगता तुम्हारे बिना। रात को मैं घर लेट आता हूँ, खुद को मसरूफ़ रखने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ, मगर ये दिल कमबख्त मुझे कहीं भी सुकून नहीं लेने देता। इजाज़त चाहिए कब अपनी जान को लेने आ जाऊँ। मेरा भी और दिन यहाँ मुझे यहाँ रहने दें मीर, अभी कुछ और दिन मुझे यहाँ रहने दें। भाई अभी ठीक नहीं है, जब तक भाई ठीक नहीं हो जाते मैं भाई को छोड़कर नहीं आ सकती। प्लीज़ आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें। ओके ओके मेरी जान, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, मुझे पता है कि फ़िलहाल रोमान को तुम्हारी ज़रूरत है, मगर मैं अपने दिल के हाथों मजबूर होकर ये बात बोल रहा हूँ। जैसे अपनी जान अपने पास, मुझे अपनी जान अपने पास चाहिए। कोई बात नहीं, कुछ दिन और रह लीजिए मुझसे दूर। एक ठंडी आह भरते हुए शामिर ने मीरा को यकीन दिलाया कि वो इसकी प्रॉब्लम को समझ रहा है। मीरा मैं तुम्हें कुछ देर बाद कॉल करता हूँ, मुझे एक ज़रूरी कॉल आ रही है। जी। शामिर ने मीरा को प्यार से अल्लाह हाफिज़ कहते हुए एक बार फ़ोन बंद कर दिया। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड लेकर मैं फिर आऊँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।